बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा अंश पढ़ा दिया है और संभवतः आपने उसको देखा होगा, जिसमें विनीता साक्षात्कार लेती हैं धनराज का और तमाम सवालों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन की कुछ आवश्यक घटनाएं जो लोगों से उन्होंने साझा किया, वो सारी बातें उन्होंने बताई। तो विनीता ने उनसे कई सवाल, उनके व्यक्तिगत सवाल भी किए, जिसमें उन्होंने पूछा कि उनका विद्यार्थी जीवन कैसा था, स्कूल के दिनों के बारे में बताएं। ये सारे सवाल भी थे। विनीता ने अगला सवाल किया कि आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। तो धनराज ने इस सवाल का उत्तर दिया कि इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजहें थी। उन्होंने बताया कि माँ को जब वो हमेशा संघर्ष करते हुए देखते थे तो उन्हें कष्ट होता था, लेकिन उस कष्ट को किसी से कह नहीं सकते थे। कोई और उनके पास जरिया नहीं था उसे दूर करने का। साथ ही वो कहते हैं कि मेरे तुनक मिजाजी का और भी बहुत सा कारण है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मुझे बढ़ा चढ़ा के बातें करना, किसी की बिना मतलब की चापलूसी करना आदि जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बात को कई बार पछताना भी पड़ता है। कई बार वो सोचते थे कि बात को कहने के बाद उन्हें ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो इसका कोई गलत असर पड़े या मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये सारी चीज़ें भी उन्हें जब देखनी पड़ती थी तो पछताना भी पड़ जाता था कभी कभी। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। वो हमेशा बताते थे कि वो अपना गुस्सा जो था वो रोक नहीं पाते थे। उन्हें ये लगता था कि गुस्से को रोकना बहुत कठिन काम है उनके लिए। हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ता था। चिड़चिड़े हो गए थे। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती थी। और उनका ये जो बहुत नेक विचार था वो ये था कि उन्हें अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में जरा भी झिझक नहीं होती थी। उन्हें ये लगता था कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफ़ी मांगने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने ये बताया। तब विनीता ने सवाल किया कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है, यानी आपके नज़र में परिवार की क्या अहमियत है। अब धनराज ने, जो अपनी माँ से बहुत प्रेरित थे, माँ से मिली हुई प्रेरणा को सबसे अधिक महत्व देते थे, उन्होंने कहा कि सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। माँ ने जीवन भर कठिन परिश्रम करके उन्हें जिस भी लायक बना सकी बनाया। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। धनराज ने बताया कि मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। ये एक अच्छी आदत धनराज को थी कि चाहे दिन में, चाहे रात में, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन बिना माँ से बात किए वो कभी भी सोते नहीं थे। तो उन्होंने ये बात कही कि मेरी माँ ने मुझे बड़ी अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी। प्रसिद्धि और विनम्रता दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं
और दोनों एक साथ अगर किसी को मिल जाए तो वो बहुत ही शिखर का इंसान बन सकता है, चोटी का जिसको कहना चाहिए, ऊंचाई का। तो क्योंकि अगर प्रसिद्धि मिलती है तो विनम्रता चली जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रसिद्धि पाने के बाद भी विनम्र बने रहें। यहाँ पर उन्होंने यही कहा कि विनम्रता को साथ ही संभालने की जो सीख मिली थी उन्हें, वो उनको उनकी माँ से मिली थी। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह थी। अब उनकी बड़ी भाभी को भी उन्होंने अपने लिए माँ का ही दर्जा दिया था, जिन्होंने हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। हर जगह उनके साथ साथ खड़ी रही, सिखाई, सीखने का अवसर प्रदान की और उनके जीवन की जो सफलता की सीढ़ी थी उस सीढ़ी पर आगे आगे चलकर उन्होंने चलना सिखाया था। विनीता ने कहा, आप सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? अब विनीता का जो सवाल था वो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आपने कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? अब धनराज पिल्ले ने तो कृत्रिम घास देखी ही नहीं थी, हॉकी खेलने की तो बहुत दूर की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। यानी राष्ट्रीय खेल नेशनल उन्होंने कब खेला? 1988 में। 1988, देखिए मैं लिख देती हूँ इसे, आप ध्यान से देखिए। 1988 में राष्ट्रीय खेल के लिए चुने गए। तो 1988 में राष्ट्रीय खेल के लिए चुने गए और मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोकिम करवालो मुझे एक कोने में ले जा कर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे और तब जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी भी कृत्रिम घास देखी ही नहीं थी। और जब उन्हें ऐसा देखने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें ये लगा कि उनके लिए ये अपने में बहुत अनोखी चीज़ है और इस कारण वे ये चाहते थे कि उसको छू कर स्पर्श करके देख लें कि आखिर ऐसी क्या क्या खूबियाँ उस घास के में है जिसको कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। अब चूंकि उन्होंने कभी तो ये चीज़ें देखी नहीं थी और जब देखी नहीं थी तो उन्हें ये लग रहा था कि ये तो बहुत अनोखी, अचरज में डालने वाली चीज़ है। उन्होंने कभी जाना ही नहीं था कि विज्ञान इतना भी तरक्की कर सकता है कि कृत्रिम घास जैसी चीज़ें जिस कल्पना से परे थी वो भी आज खेलने के लिए, बैठने के लिए, सब चीज़ों के लिए उपलब्ध होगी और जिसमें कि कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। तब विनीता ने कहा, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? अब इन्होंने कहा, विनीता ने अपना सवाल पूछा कि उनकी पहली कार कब की थी। तो देखिए वो क्या जवाब देते हैं। मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी। उनकी पहली कार कौन सी थी? अरमाडा। पहली कार का क्या नाम था? अरमाडा। अरमाडा।
इनकी पहली कार जो थी वो अरमाडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि शोहरत पैसा लेकर आए, ये कोई बहुत आवश्यक बात नहीं है कि शोहरत और पैसा इंसान को एक साथ मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि शोहरत तो बहुत हो जाती है मगर पैसे की तंगी रह जाती है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद इसके साक्षात उदाहरण हैं, जिन्होंने बहुत कुछ शोहरत पाई थी मगर अंतिम क्षण तक दवाइयों के लिए मोहताज रह गए, जूझते रह गए। गरीबी में ही उनकी अंत में मृत्यु हो गई, मगर दोनों चीज़ें साथ साथ उन्हें प्राप्त हुई हों, ऐसा बहुत कठिन था। तो उन्होंने ये बताया कि ये बहुत कठिन काम है कि शोहरत और साथ में पैसा भी लेकर आए। मैं जब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि इतनी प्रसिद्धि के बाद भी वे मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करते थे, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे बसों में सफ़र करने के लिए या अपनी प्राइवेट टैक्सी में सफ़र करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि वो प्राइवेट टैक्सी या अपने किसी साधन से कहीं आ जा सकें। और उन्हें याद है कि एक बार वो ऐसे ही लोकल ट्रेनों से कहीं सफ़र कर रहे थे कि अचानक फोटोग्राफरों की जो भीड़ थी उन्हें रेलवे स्टेशन पर घेर लेती है और तस्वीरें खींचना शुरू कर देती है। अगली सुबह जब अखबार हाथ में होता है तो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, हॉकी का सितारा पिल्ले अब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो ये उसकी मुख्य पृष्ठ की हेडिंग थी, जिसे देखकर धनराज को ये लगने लगा कि सच में प्रसिद्धि के साथ साथ व्यक्ति को अपनी हैसियत का भी ध्यान रखने की आवश्यकता महसूस होने लगती है। अब धनराज के पास इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि उनका लोकल ट्रेनों पर चलने पर एक पहचान बन गई थी। कभी अखबार वाले, कभी पब्लिक, कभी सामान्य लोग। तो उन्होंने जब उस हेडिंग को पढ़ा तो उन्हें लगा कि अब उन्हें लोकल ट्रेनों में सफ़र नहीं करनी चाहिए। वे अब मशहूर चेहरा बन चुके हैं और उस मशहूर चेहरे के साथ अब उनको अपनी हिफाजत और हैसियत का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत आवश्यक बात उन्होंने बताई। तब से उन्होंने महसूस किया कि उस दिन उन्होंने महसूस किया कि वो एक प्रसिद्ध मशहूर चेहरा बन चुके हैं। मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। तब असली उन्हें लगा कि अब उन्हें लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से खुद को रोकना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार का पेट भरना पड़ता। धीरे धीरे मैं पैसा जमा करके बहन की शादी की। अब धनराज के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी और उस पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वे चाह के भी अपनी सुख सुविधाओं के साधन नहीं जुटा पाते थे। उन्हें ये लगता था कि वे पहले उस माँ के लिए करें जिन्होंने जीवन भर उनके लिए किया था, उस बहन की जिम्मेदारी उठाएं जिसका विवाह करना अभी बाकी था और माँ ने धनराज के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। तो परिवार की अहमियत के बारे में जब विनीता ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसका उत्तर इस तरह दिया कि उनके लिए परिवार की अहमियत कितनी थी। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को भुला दिया। उन्होंने बहन की शादी की, स्वयं लोकल ट्रेनों में चले, मगर उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि परिवार को छोड़कर
अपनी प्रसिद्धि को बचाने के लिए, अपनी हैसियत को दिखाने के लिए उन्हें अब अपनी हिफाजत और अपने शौक की चीज़ें भी ले लेनी चाहिए। इसे कहते हैं परिवार की अहमियत। तो उससे अपना परिवार चलाना पड़ता। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की। अब उन्होंने अपनी बहन की शादी की अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और बहन की शादी की। अपनी माँ के लिए हर महीने वे पूरे पैसा भी भेजते थे। अब उन्हें पता था कि अगर वो पैसा नहीं भेजेंगे तो माँ के का खर्च संभालने की स्थिति आ जाएगी कि वे कैसे संभालेंगी। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था। फिर उन्होंने सन 2000 में एक और गाड़ी खरीदी, फोर्ड आइकॉन। फोर्ड आइकॉन उन्होंने एक गाड़ी ली सन 2000 में। तो सन 2000 में उन्होंने एक फोर्ड आइकॉन गाड़ी खरीदी जिसे उन्होंने 2000 में ली थी, मगर वह कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। अब उन्होंने ये बताया कि किसी भी कंपनी, किसी भी खेल के दौरान पाए हुए पुरस्कार से कहीं ज़्यादा उन्हें खुशी मिल रही थी कि उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से अपने लिए एक फोर्ड आइकॉन गाड़ी खरीदी है, जो उनके जीवन का ख्वाब था, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर प्रयत्न किया। लेकिन अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि माँ को नज़रअंदाज कर, अपनी बहन के विवाह को नज़रअंदाज कर वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। इसलिए उन्होंने अपने मन की इस इच्छा को दबा के रखा और जाकर सन 2000 में उन्होंने अंततः अपनी आवश्यकता की पूर्ति की। अब देखिए, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला। विनीता के सवाल देखिए कितने अच्छे थे कि हॉकी को आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो क्या हॉकी ने भी आपको बदले में कुछ दिया, कोई चीज़ें आपको उससे प्राप्त हुई? ये भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो धनराज ने उत्तर दिया, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। अब इन्होंने बताने की कोशिश की कि खिलाड़ियों की सुख सुविधाओं के साधन तो अब जाकर बढ़े हैं। पहले तो खिलाड़ियों को इतनी सुख सुविधाओं के साधन नहीं थे, यहाँ तक कि खाने पीने को अच्छा नहीं मिलता था, रहने को और अभ्यास करने के लिए जो चीज़ें होती थी उसके लिए भी सुख सुविधा नहीं मिलती थी, और उसी के दम पर वो देश के लिए खेलते थे। आज तो खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा है और पुरस्कार में भी इतनी बड़ी धनराशि मिलती है कि उस धनराशि से ही उनका पूरा जीवन यापन हो जाता है। पुराने समय में खिलाड़ियों के लिए इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, न तो प्रादेशिक स्तर पर ना ही राष्ट्रीय स्तर पर। तब धनराज ने कहा, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना था। देखिए, एक खिलाड़ी के होते हुए भी धनराज के मन में अपने परिवार के प्रति कितनी बड़ी बात थी कि मैं अपनी सुख सुविधाओं के साधन जुटाने के साथ साथ मेरे लिए परिवार की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चीज़ थी। वो चाहते थे कि एक बेहतर जिंदगी परिवार को भी दिला दूं और
उनकी आर्थिक तंगी को दूर कर दूं। उससे इसी कारण उन्होंने सोचा क्यों ना मैं सबसे पहले एक फ्लैट खरीदूं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मगर उसमें सुख सुविधाओं के साधन के साथ पूरा परिवार रह सके। अंततः उन्होंने क्या किया कि ये सारी चीजें सोचकर उन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। 1994 में उन्होंने 2 बेडरूम का दो बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा भाऊ पाटिल रोड पर। कौन सा रोड था ये? पुणे के भाऊ पाटिल रोड, पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर। ये देखिए आवश्यक चीजें हैं जो मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ, ताकि संक्षिप्त प्रश्न जब आए तो आप उसे आसानी से लिख सकें, इसलिए मैं कुछ चीजें आपको यहाँ लिख देती हूँ कि आपको पाठ आसानी से याद हो जाए। तो उन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर ये खरीदा। घर छोटा था, लेकिन उन्हें ये लगता था इस छोटे घर में भी उनके रहने के लिए भरपूर जगह है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें हो रही है। वे खुश थे कि कम से कम वे अपने परिवार के लिए इतना छोटा सा एक कार्य तो कर सके, क्योंकि उनका जीवन जो है सुरक्षा से व्यतीत हो सके। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। अब देखिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें कब दिया? उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1999 में पवई में इन्हें एक फ्लैट मिला। ये इनके अपने अलग से, इन्होंने पहले एक फ्लैट खरीदा था और उसके बाद इन्हें महाराष्ट्र सरकार ने भी पवई में दिया। और फ्लैट अपने में बहुत खूबसूरत था। धनराज इस बात को स्वीकार करते हुए बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे कि उन्हें उनके ये पवई के फ्लैट की जो सुंदरता थी, जो आलिशान स्वरूप था, उसे वो कभी खरीद भी पाते। तो इस बात को बताने में उन्हें जरा भी लज्जा महसूस नहीं होती थी कि वे ऐसे फ्लैट को कभी भी नहीं खरीद सकते थे। वह ऐसा घर था जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। इस बात को उन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक बताया है। एक हॉकी का खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहा हो, उसके पास इतने पैसे न हो कि वो अपनी हैसियत के अनुसार अपनी चीज़ों को खरीद सके, अपने चलने के लिए साधन जुटा सके, अपने रहने के लिए एक अच्छा घर बनवा सके, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रख सके। तो ये सोचिए
कि उस समय इतनी स्थिति खिलाड़ियों की खराब थी कि बाकी लोग खेल की तरफ अपना झुकाव, अपना रुझान आखिर कैसे बनाते। जब सरकार हमारे खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करेगी तभी तो खिलाड़ी उस ओर उत्सुक होंगे, उन्हें भी अपने जान की बाजी लगाकर खेलने के लिए तत्पर रहेंगे। तो उन्हें पहले जितनी सुविधाएं, आज के दौर में जितना खिलाड़ियों को सुविधाएं मिलती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो उन्होंने ये भी कहा, बताया कि कभी भी उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वो उसे खरीद सकते। तो विनीता ने अपना आखिरी सवाल उनसे पूछा, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। अब उन्होंने कहा कि अब तो आप हॉकी के एक उभरते सितारे के रूप में हो गए हैं, अच्छा खेलने वाले हो गए हैं, तो ऐसे में आप सेलिब्रिटीज हो गए। अब आपको इस हैसियत से मंच पर अगर बैठना पड़ता है तो आपको कैसा लगता है, आपको कैसा लगता है, ये सोच के उनका प्रश्न था। तो धनराज ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक कहा कि बहुत अच्छा लगता है, और किसे नहीं अच्छा लगेगा। जब व्यक्ति इज्जत और सम्मान प्राप्त कर लेता है, उसे स्थान मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने लिए किसी भी मंच पर बैठकर देश की ओर से, अपने खेल की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले, तो ऐसे सब मौके बार बार नहीं मिलते, और जिसको मिलते हैं उसका सर नाज से ऊंचा हो जाता है, तो ये कहा जाता है। तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब हमें यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। देखिए, हमेशा अपने आप को साधारण और आम आदमी समझने वाला धनराज जब राष्ट्रपति से मिलता है तब उसे समझ में आता है कि हाँ, सच में वो कितना खास हो गया है, जिसके चलते हर जगह उसकी प्रतिष्ठा मिली। और उसे तब लगा कि आज उसकी प्रतिष्ठा लोगों तक कैसे पहुंच गई है, और कितने सम्मान पूर्वक से दृष्टि से लोग उसे अहमियत देते हैं। तो सेलिब्रिटीज बन करके मंच पर बैठना, किसी देश का नेतृत्व करना, कहीं अपने बारे में या राष्ट्र के या देश के बारे में या खेल के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हो, तो लगता था जैसे उसने बहुत बड़ी चीज़ की है। तो धनराज को भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि उन्हें ये लगने लगा कि सच में वो आम आदमी से बहुत खास आदमी बन गए हैं। तो धनराज के व्यक्तित्व पर विनीता ने जो साक्षात्कार लिया, उस साक्षात्कार के माध्यम से हमने धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को बड़े सुंदर ढंग से समझ लिया। और विनीता पांडे ने लिखा है कि वह आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खींच से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव। उसके ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। उन्होंने बताया कि धनराज के बारे में जब मौका मिला तो उन्होंने अपने साक्षात्कार के पहले लिखा कि सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के थे तब मैंने उनका एक साक्षात्कार लिया, जिससे उनके व्यक्तित्व के तमाम रंग उभर के सामने आए, जिसमें उनका व्यक्तित्व, उनका प्रेम, उनकी जिम्मेदारियां, खेल के प्रति उनकी जिम्मेदारी, परिवार की अहमियत, और साथ ही साथ अपने कम पढ़े लिखे होने या पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक तेज न होने की जो बात थी, उन्होंने उसे भी स्वीकार किया। उनके मन में ये नहीं था कि वे एक खिलाड़ी हो चुके हैं, और अगर उन्होंने ऐसा साक्षात्कार दिया तो वो साक्षात्कार वास्तव में देश के हर कोने में पहुंचेगा और लोग उसे पढ़ेंगे, तो उन्हें ऐसा साक्षात्कार नहीं देना चाहिए। ये भी अपने में एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा बड़प्पन है, जिस बड़प्पन को धनराज ने अपने सवालों के, विनीता द्वारा पूछे गए सवालों के
उत्तर में दिखाया। उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि वे अपने बारे में अगर ऐसे बताएंगे तो लोग उन्हें क्या कहेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पर धनराज के जीवन से जुड़े इस पाठ को अच्छी तरह समझा और उनके तुनक मिजाज होने के बहुत से कारणों को जाना, जिसके कारण ये पाठ बहुत रुचिकर था और आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपकी पुनरावृत्ति चल रही है, इसीलिए मैंने आपको पाठ को पुनः फिर से पढ़ाया। पुनः पढ़ा देने से जिन बच्चों ने मिड सेशन में एडमिशन लिया या किसी कारण से नहीं देख पाए हैं, उनकी पुनरावृत्ति अच्छी तरह हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।